क्या होगा जब एस्ट्रोनॉट्स का एक ग्रुप अनंत स्पेस में निकल पड़ता है एक ऐसे एलियन प्लेनेट को ढूंढने जिसके विशाल आर्टिफैक्ट पृथ्वी समेत सैकड़ों ग्रहों पर लैंड हुए थे। ऐसे पोर्टल्स जिनमें स्पेस टाइम ही अलग तरह से काम करता है, जहां कुछ वैज्ञानिकों को इसी मिस्ट्री का पता लगाने के लिए कई अलग अलग तरह के प्लेनेट्स पर जाना पड़ता है। तो स्पेस एडवेंचर से भरी इस जबरदस्त साई-फाई सीरीज अनदर लाइफ का पहला कंप्लीट सीजन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बड़े एलियन शिप से होती है, एक ऐसा एडवांस शिप जिसे कि आज तक कभी किसी इंसान ने नहीं देखा था। लोग उसे देख समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि ये एलियंस का इंसानों से पहला कांटेक्ट है। तो उन्हें खुश होना चाहिए कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम इंसान अकेले नहीं हैं। या ये सोचकर डरना चाहिए कि अगर एलियंस इंसानों से पृथ्वी छीनना चाहेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। अब ये एलियन शिप पृथ्वी की एक जगह लैंड कर एक बड़ा ही विचित्र क्रिस्टल आर्टिफैक्ट बनाने लगता है। वही अब आर्टिफैक्ट से कम्युनिकेट करने के सारे तरीके फेल होने के बाद अब नासा का एक साइंटिस्ट एरिक पाता है कि ये कोई आम स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक बड़े एंटीना की तरह काम कर रहा है, जो कि पृथ्वी से बहुत दूर मौजूद एक ग्रह पाइकेनिस तक सिग्नल्स भेज रहा है। तो अब एरिक के इन्फॉर्म करते ही नासा ने कुछ एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम बनाई जो कि एक स्पेसशिप से उसी एलियन प्लेनेट पर जाएगी और ये पता लगाएगी कि ये एलियन लाइफ फॉर्म कौन है और क्या वे पृथ्वी के लिए खतरनाक है। अब जिस टीम को उस ग्रह पर भेजा जा रहा था उसकी लीडर एरिक की पत्नी निको होगी। और अब यहाँ से धीरे धीरे मिशन को शुरू हुए एक महीना गुजर चुका था, जहाँ एक दिन अचानक से निको को शिप का एआई रोबोट विलियम क्रायोस्लीप से उठाता है और बताता है कि उनसे इस पाइकेनिस प्लेनेट की पोजीशन और रास्ता कैलकुलेट करने में थोड़ी गलती हो गई। और अभी वे जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस बीच तो काफी सारा डार्क मैटर आता है, जिसमें से अगर वे तेजी से गुजरना जारी रखते हैं तो शायद से उनका शिप डैमेज होना शुरू हो जाएगा। वहीं अगर वे अपनी स्पीड को कम कर स्लो चलते हैं तो इससे उनकी जर्नी में 7 महीने और ऐड हो जाएंगे और तब तक उन्हें भी नहीं पता कि पृथ्वी पर उस एलियन आर्टिफैक्ट की क्या पोजीशन होगी। अब यहाँ से निको प्लान में चेंजेस करने के लिए पूरी ही टीम को क्रायोस्लीप से उठा देती है और यहाँ से वे नई कैलकुलेशन से इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि वे एक बड़े स्टार जिसका नाम साइरिस है उसकी ग्रेविटी का इस्तेमाल कर स्लिंग शॉट टेक्निक से इस डार्क मैटर को पार कर सकते हैं। और निको इसके लिए हाँ भी कह देती है। मगर अब जब प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है अब उनकी स्पेसशिप को काफी ही नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो निको को ना चाहते हुए भी प्लान बीच में रोकना ही पड़ता है और शिप की स्पीड घटानी पड़ती है। वहीं उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, तो अब वे लंबे वाला और सेफ रूट लेने का ही फैसला करते हैं। अब चूंकि इससे उनके सफर में 7 और महीने ऐड हो गए थे तो शिप का वाइस लीडर जो कि पहले शिप का निको की जगह मेन लीडर था अब निको पर गुस्सा करता है और कहता है कि उन्हें ऐसे रिस्क तो लेने ही होंगे वरना पृथ्वी पर पता नहीं वो एलियन आर्टिफैक्ट क्या करेगा। वहीं शिप के बाकी के कुछ क्रू मेंबर्स अब इयन का ही साथ देते हैं और अपने लिए सपोर्ट को देख इयन क्रू मेंबर से शिप के लीडर की पोस्ट के लिए वोटिंग फिर से करवाता है और इस बार वो आसानी से जीत भी गया था, यानी कि अब इयन ही निको की जगह शिप का लीडर है और उसी के फैसले मान्य होंगे। सो इयन के ऑर्डर पर अब निको को फिर से क्रायोस्लीप में डालकर सुला दिया जाता है। वही जो थोड़े बहुत क्रू मेंबर्स इयन के अगेंस्ट भी थे अब इयन उनसे कहता है कि वो इसी प्लान के साथ जाने वाला है और अगर वे इसे सहमत नहीं भी हैं तो वो उन्हें भी क्रायोस्लीप में भेज ही देगा और उनकी जगह दूसरे मेंबर्स जो कि उनका काम कर सके उन्हें उठा देगा। और यहाँ से इयन अब फिर से इसी प्लान से साइरस की ग्रेविटी का इस्तेमाल कर शिप को तेजी से आगे बढ़ाने लगता है। मगर पहले के ही जैसे इस बार फिर से उनका शिप इस प्रेशर को सह नहीं पा रहा था और चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाती हैं। तो शिप को ऐसे तबाह होते देख अब शिप की चीफ इंजीनियर ऑगस्ट निको को फिर से क्रायोस्लीप से उठा ही देती है और यहाँ से शिप को बचाने के लिए निको जल्दी से प्लान को चेंज करती है और अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर फाइनली वो शिप को ब्लास्ट होने से बचा ही लेती है। जहाँ शिप तो अंडर कंट्रोल था मगर अब तक शिप को काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। तो वही निको फिर से खुद को लीडर डिक्लेयर करती है और सबको कहती है कि आज वे सब इयन की बेवकूफी की वजह से मरने वाले थे और उनका सारा ही मिशन सभी पृथ्वी वासियों की उम्मीदें सब यहीं खत्म हो जाती। तो अब वे इसे लाइक करें या ना करें मगर उनका सेफली चलने का डिसीजन ही सही होगा। बेशक से इसमें टाइम ज्यादा लग जाए, जहाँ से अब सभी क्रू मेंबर्स मिलकर शिप को रिपेयर करने लगते हैं। वही इयन को खुद की नाकामी और निको को फिर से लीडर बनता देख उससे जलन होने लगती है। तो वो शिप को रिपेयर करने के दौरान ही अब निको को मारने की सोचता है मगर निको ने उसे नोटिस कर लिया था और अब खुद को बचाने के चक्कर में निको इयन को किक करती है और इसे गलती से करंट लगने से इयन वहीं मारा जाता है।
जहाँ निको को भी इसे काफी ही बुरा लगता है। मगर अभी तो उनके सामने और बड़ी प्रॉब्लम्स थी। दरअसल अब शिप पृथ्वी के बेस से अपना कम्युनिकेशन ही खो चुका है। वहीं से भी बड़ी प्रॉब्लम, शिप डैमेज होने से अब ऑक्सीजन लीक हो रही है और अब तो उनके पास सिर्फ कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची थी। तो अब निको और सारा ही क्रू मिलकर इसी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं और काफी देर की रिसर्च के बाद फाइनली उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आती है, जहाँ उनके रास्ते में एक ऐसा प्लेनेट था जहाँ काफी ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद थी। तो बिना ज्यादा वक्त गवाए अब वे उसी प्लेनेट के लिए निकल जाते हैं और प्लेनेट के पास पहुँच अब उन्हें एक शटल से प्लेनेट पर लैंड करना था। तो इसी के लिए अब वे अपनी एक और पायलट कैस को क्रायोस्लीप से उठा देते हैं, जहां उन्हें इस ग्रह की गुफाओं में जा वहां से क्रिस्टल्स इकट्ठे करने हैं जिनसे कि वे शिप में ऑक्सीजन निकाल सकें। तो अब यहाँ एक शटल से 5 एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम को प्लेनेट पर लैंड करवाया जाता है और प्लान के मुताबिक 2 क्रू मेंबर्स ओलिवर और ऑगस्ट अब गुफाओं में क्रिस्टल्स कलेक्ट करने जाते हैं। तो वहीं जेवियर और बार्नी अब उस ग्रह पर उतर शटल को बाहर से रिपेयर करने लगते हैं ताकि उनके टेक ऑफ करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। वहीं बार्नी चूंकि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था तो वो प्लेनेट के बारे में और रिसर्च करने के लिए यहाँ की मिट्टी का एक सैंपल ले लेता है। वहीं ओलिवियर और ऑगस्ट ने अब तक काफी सारे क्रिस्टल्स इकट्ठा कर लिए थे। वहीं इस ग्रह का मून इसके काफी पास से गुजरता है, तो इससे कुछ वक्त के लिए सरफेस पर तेज आंधियां भी आती थी और अभी ऐसा ही होता है। तो वे पांचों किसी तरह से ग्रह से निकलते हैं। वहीं वापस आने के बाद उनके सामने एक और प्रॉब्लम थी, जहां वे देख पा रहे थे कि उनकी एक क्रू मेंबर अब अचानक से ही बुरी तरह से तड़प रही है। तो उन्हें पता लगाना होगा कि ये सब हो क्या रहा है। वहीं पहले से उनका कॉन्टेक्ट पृथ्वी से टूटा हुआ था, तो उन्हें उसे भी ठीक करना था। मगर अब समय के साथ और भी क्रू मेंबर्स में अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो इसके बारे में और जानने के लिए कि उन्हें हो क्या रहा है, अब वे एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट जूलियन को क्रायोस्लीप से उठा देते हैं और जूलियन जल्दी ही समझ जाता है कि ये एक बोरोन बेस्ड वायरस है जो कि उसी ग्रह से भरने के लिए मिट्टी के सैंपल्स के जरिए शिप में आ गया है। वहीं चूंकि हम इंसानों का शरीर सिर्फ पृथ्वी के वातावरण में ही रहने के लिए बना है, तो किसी भी अन्य ग्रह के जीवाणुओं का हमारे शरीर के पास कोई इलाज नहीं होता, जिससे कि अब क्रू मेंबर्स का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। वहीं निको को तो काफी हद तक दिखना भी कम हो गया था, जहाँ जूलियन के अनुसार ये वायरस हवा के जरिए फैल रहा है, यानी कि अब शिप में मौजूद हर कोई से इन्फेक्टेड हो चुका है, सिर्फ उन्हें छोड़कर जो कि क्रायोस्लीप चैम्बर्स में सो रहे हैं। अब कोई भी इस वायरस के बारे में कुछ भी सोच पाता, इसके पहले ही अब एक क्रू मेंबर की बॉडी फटना शुरू होती है और उससे एक अननोन क्रीचर निकल आता है, जिसमें कि वो मेंबर वहीं मारी गई थी। और इसका मतलब था कि अगर उन्हें अपने मिशन को पूरा करना है तो इस वक्त जितने भी क्रू मेंबर्स जागे हुए हैं उन्हें खुद का सैक्रिफाइस देना ही होगा और उन्हें अभी ही शिप से स्पेस में कूदना होगा ताकि उनके साथ ये वायरस यहीं खत्म हो जाए। वहीं उनके शिप से बाहर कूदने के बाद विलियम जो कि एक एआई रोबोट है वो दूसरे क्रू को उठा देगा ताकि ये मिशन कंटिन्यू रह सके। तो यहाँ निको और उसका पूरा ही क्रू इंसानियत को बचाने के लिए और मिशन की सक्सेस के लिए अब स्पेस में कूदने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ वे सब एस्केप रूम में भी चले गए थे। तो वहीं जूलियन और बार्नी अभी भी इस वायरस का इलाज ढूंढ ही रहे थे, जहां जूलियन इस वायरस को रोकने के लिए खुद को एक एंटीडोट देता भी है, मगर वो काम नहीं करता और ना चाहते हुए भी अब बार्नी को उसे स्पेस में फेंकना ही पड़ता है। मगर बार्नी को इस इंसिडेंट से इस वायरस की क्योर मिल चुकी थी और बिल्कुल आखिरी वक्त पर जब सभी क्रू मेंबर स्पेस में कूदने ही वाले थे, बार्नी आकर उन्हें रोक लेता है और बताता है कि ये वायरस गामा रेडिएशन को सह नहीं सकता और वे सब ठीक हो सकते हैं। तो यहाँ से निको और बाकी के क्रू मेंबर्स अब उसी स्टार साइरिस ए की गामा रेडिएशन में जाकर खुद को और पूरे ही शिप को सैनिटाइज करते हैं। वहीं दूसरी ओर पृथ्वी पर निको का पति एरिक अब भी उसी आर्टिफैक्ट से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था और फाइनली उसे आर्टिफैक्ट से एक म्यूजिक साउंड के रूप में रिस्पॉन्स मिलता भी है। मगर अब एरिक उस म्यूजिकल मैसेज को डिकोड नहीं कर पा रहा था कि इसका मतलब क्या है। जहाँ कुछ दिन बाद एरिक को एक ऑनलाइन रिपोर्टर हार्पर रास्ते में मिलती है जो कि चाहती थी कि एरिक उससे वो एलियन साउंड मैसेज शेयर करे। अब शुरू में तो एरिक उसे मना कर देता है, मगर वो सोचता है कि नासा में कोई भी वैज्ञानिक इस मैसेज को डिकोड नहीं कर पा रहा। तो अब वो हार्पर को वो साउंड मैसेज देते हुए कहता है कि वो इसे हर और ऑनलाइन पब्लिश कर दे और शायद से कोई और वैज्ञानिक किसी और देश का वैज्ञानिक इसे डिकोड कर ही पाए। तो वहीं स्पेस में जब सारे ही क्रू मेंबर्स उस वायरस से फ्री हो चुके थे और उस एलियन प्लेनेट पाइकेनिस तक जा ही रहे थे, तो अब वे पाते हैं कि बीच में एक और प्लेनेट है जहाँ सेम वैसा ही आर्टिफैक्ट बना हुआ है जैसा कि कुछ महीनों पहले पृथ्वी पर एलियन शिप ने बनाया था। तो यहाँ से सब मिलकर अब इसी प्लेनेट पर लैंड करने का फैसला करते हैं।
ताकि इस आर्टिफैक्ट के पीछे का राज जान सके कि ये है क्या और उन एलियंस ने इसे अलग अलग ग्रहों पर क्यों भेजा है जहाँ सब पा रहे थे ये बिल्कुल वैसा ही आर्टिफैक्ट है जैसा कि पृथ्वी पर बना हुआ था। वहीं वे एक डिप्लोमेट साशा को भी जगाते हैं जिसका काम आर्टिफैक्ट से कांटेक्ट करना था। दरअसल साशा पृथ्वी के एक बड़े जनरल का बेटा है और इसीलिए ही उसे इस मिशन पर इंसानों के लीडर के तौर पर भेजा गया था। अब रिसर्च करने पर वे पा रहे थे कि ये आर्टिफैक्ट इस ग्रह पर पृथ्वी से बहुत पहले लैंड हुआ था और अब तो ये कमजोर होकर टूट भी रहा है। तो अब वे इस आर्टिफैक्ट के कुछ टूटे हुए हिस्सों को ले जाने का फैसला करते हैं ताकि उस पर शिप में रिसर्च की जा सके कि ये आर्टिफैक्ट बना किससे है और ये काम क्या करता है। वहीं जब साशा अकेला ही आर्टिफैक्ट की जांच कर रहा था तो अचानक से अब कोई उसे अंदर खींच लेता है और कुछ देर बाद वो बाकी के क्रू मेंबर्स को बाहर बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। तो सब उसे शटल के जरिए वापस से शिप में ले आते हैं और कुछ ही देर बाद जब साशा को होश आया था अब उसे खुद के ही हेलुसिनेशंस दिखने लगते हैं जो कि शायद से एलियन लाइफ उसका रूप ले रही थी। और अब वे साशा को आदेश देते हैं कि वो शिप के मिशन के बारे में और ज्यादा जाने और ये पता करे कि क्या ये शिप उन एलियंस के प्लेनेट के लिए खतरनाक हो सकता है। जहाँ तो साशा पूरी तरह से अपने दिमाग से कंट्रोल खो चुका था और पूरी तरह से एलियंस के वश में था। वहीं कैस अब खुद को बीमार महसूस कर रही थी तो अब वे एक और पायलट बीचन को भी क्रायो स्लिप से उठा देते हैं। तो वहीं साशा अब इस मिशन और शिप के बारे में जीवियर से पूछने लगता है कि ये क्या क्या कर सकती है। जहाँ से जीवियर कहता है कि अगर एलियंस खतरनाक हुए तो इस शिप में इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी है और इसमें इतने एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स लोड किए गए हैं कि ये एक पूरे प्लेनेट तक को तबाह कर सकता है। जिससे कि अभी एलियंस तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि इंसानों के पास काफी खतरनाक टेक्नोलॉजी है। वहीं अर्थ पर हार्पर ने जो साउंड रिस्पॉन्स पब्लिश किए थे उसे फाइनली हार्पर के एक साइंटिस्ट व्यूअर ने डिकोड कर ही लिया था। तो अब वैज्ञानिक अपनी इंफॉर्मेशन को उस आर्टिफैक्ट तक लाइट के जरिए एक परफेक्ट ऑर्डर में भेजने लगते हैं और ये ट्रिक काम भी करती है। जहाँ आर्टिफैक्ट एक दरवाजा खोलता है तो सभी वैज्ञानिक अब जल्दी से एक ड्रोन को दरवाजे के अंदर भेजते हैं ताकि अंदर देख सके कि क्या है। और यहाँ वे पा रहे थे कि ड्रोन के अंदर उन्हें साशा दिखाई देता है। जी हाँ, वही साशा जो कि उस अनजान प्लेनेट पर इसी जैसे एक और आर्टिफैक्ट द्वारा खींच लिया गया था। मगर अब वो पृथ्वी पर कैसे दिखाई दिया? क्या ये आर्टिफैक्ट किसी प्रकार के पोर्टल की तरह काम करता है? एरिक और बाकी के वैज्ञानिक अब यही सोचकर हैरान थे। तो इस बार एरिक खुद ही रेडिएशन सूट पहनकर आर्टिफैक्ट के अंदर चला ही जाता है और सरप्राइजिंगली अब वो खुद को समय में पहले पा रहा था जब वो अपनी पत्नी निको से पहली बार मिला था। हालांकि एरिक को ये पता था कि ये रियलिटी नहीं है और वो समझ जाता है कि ये आर्टिफैक्ट इंसानों के मन तक को पढ़ उनकी यादों तक में झांक सकता है। इसके अलावा जिन जिन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस अभी तक पृथ्वी पर वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए हैं, ये आर्टिफैक्ट अब उन सभी के जवाब आसानी से एरिक को देने लगता है। और इसी दौरान अब अपनी बेटी के इल्यूजन का पीछा कर एरिक फाइनली आर्टिफैक्ट के बाहर आ ही जाता है जहाँ से वो जनरल को अंदर हुई सारी ही घटनाओं के बारे में बताता है। तो वही जनरल अंदर अपने बेटे साशा की फुटेज को देख डर गया था और चूंकि उनका शिप से कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था तो ये सोचकर कि साशा अंदर कैद है अब जनरल हथियारों के साथ फोर्सेस को आर्टिफैक्ट पर अटैक कर उन्हें अंदर घुसने को कहता है। हालांकि एरिक वार्निंग देते हुए भागता भी है कि वे ऐसा ना करे, मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी और आर्टिफैक्ट ने खुद के बचाव के लिए एक तेज एनर्जी बीम छोड़ दी थी जो कि बाकियों के साथ एरिक की बेटी को भी जा लगती है। इसके अलावा उसी रिपोर्टर हार्पर को भी अंदर खींच लिया जाता है जैसे कि उस एलियन ग्रह पर साशा को खींचा गया था। वहीं दूसरी ओर शिप पर अब साशा जो कि एलियंस के कंट्रोल में था, उसे जब से पता चला था कि ये शिप एलियंस के प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो वो भी शिप पर काबू पा इसे ही तबाह करना चाहता था, मगर इसके लिए उसे शिप के कंट्रोल्स को अपने हाथ में लेना था और इसी के लिए साशा अब सबके खाने में नशा मिला देता है जिससे कि सभी वैज्ञानिक अब कुछ समय के लिए नशे में खो जाते हैं। तो वहीं वो विलियम जो कि एक एआई रोबोट था उसमें अपनी ही एग्जिस्टेंस को लेकर सवाल डाल देता है कि कैसे वो सिर्फ इंसानों के लिए एक टूल है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं। और जिसके बाद परेशान विलियम अब खुद को ही शट डाउन कर लेता है और ऑफलाइन हो जाता है, यानी कि अब सब कुछ साशा के कंट्रोल में था। वहीं जब कुछ देर बाद सभी क्रू मेंबर्स का नशा धीरे धीरे कम होने लगा था तो वे जान पाते हैं कि साशा कुछ अलग बिहेव कर रहा है और जब वे उसका ब्रेन स्कैन करते हैं तो पाते हैं कि शॉकिंगली उसके ब्रेन में कोई एलियन डिवाइस इम्प्लांट किया गया है जो कि उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। तो वही अब साशा सारे ही क्रू मेंबर्स को अलग अलग जगहों पर लॉक कर देता है और शिप का कूलिंग सिस्टम भी बंद कर देता है जिससे कि सारे ही क्रू समेत ये शिप यहीं डिस्ट्रॉय हो जाए।
अब क्रू को पता चलता है कि उनके एआई रोबोट विलियम ने खुद को ऑफलाइन कर लिया है, तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था और अब वे मैनुअली ही शिप के कूलिंग सिस्टम को फिर से ऑन कर लेते हैं, जिससे कि अभी के लिए तो ये शिप सेफ था। तो वहीं साशा का प्लान फेल हो गया, तो वो शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए अब एक दूसरा तरीका ढूंढता है और शिप की डेस्टिनेशन को बदल शिप को एक ब्लैक होल की तरफ मोड़ देता है, जहाँ ब्लैक होल में समा ये शिप पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यहाँ क्रू को पता चल चुका था कि साशा ने कंट्रोल रूम से लोकेशन एक ब्लैक होल की डाल दी है, जहाँ निको सभी को कहती है कि उन सबको शिप से एक छोटे शटल को लेकर चले जाना चाहिए, ताकि कम से कम वे बचकर मिशन को आगे बढ़ा सके। और वे सब जल्दी से शिप से निकल जाते हैं, जबकि निको खुद वहीं रहकर खुद को हाइबरनेशन पोर्ट से कनेक्ट करती है, ताकि एआई विलियम को ऑनलाइन ला शिप का कंट्रोल फिर से हासिल कर सके। और यहीं उसके पास शिप का कंट्रोल हासिल करने का आखिरी ऑप्शन बचा था। अब हाइबरनेशन पोर्ट से कनेक्ट होने के बाद निको एआई विलियम को कन्विंस करती है कि वो फिर से खुद को ऑनलाइन करे, क्योंकि खुद के अस्तित्व को लेकर तो इंसान तक श्योर नहीं है। जहां वो अपना ही एग्जांपल देती है कि किस तरह से वे सब मिलकर पृथ्वी पर मौजूद करोड़ों लोगों के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। तो अब विलियम को लगता है कि निको सही कह रही है। वहीं बाहर अब तक साशा निको पर अटैक भी कर देता है और वो उसे मारने ही वाला था कि आखिरी वक्त पर विलियम फिर से ऑनलाइन हो से बेहोश कर देता है। अब विलियम फिर से शिप पर कंट्रोल कर चुका था और वो शिप को किसी तरह से ब्लैक होल में जाने से रोक लेता है और फिर से उसी शटल जिसमें कि बाकी के क्रू मेंबर्स थे वापिस से उन तक पहुंच जाता है, जहां से अब सब फिर से रियूनाइट होते। वहीं पृथ्वी पर एरिक और निको की बेटी, जो कि आर्टिफैक्ट से निकली एनर्जी ब्लास्ट में घायल हो गई थी, अब डॉक्टर्स उसके बारे में बताते हैं कि उस ब्लास्ट की वजह से उसकी बेटी में कैंसर पैदा हो गया है। अब एरिक ये सुनकर पूरी तरह से टूट चुका था और वो गुस्से में आर्टिफैक्ट के पास जाकर रोने लगता है कि तभी उसी वक्त आर्टिफैक्ट से एक दरवाजा फिर से खुलता है और हार्पर, जिसे कि आर्टिफैक्ट के अंदर खींच लिया गया था, अब वो बाहर आती है, जो कि बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी। वहीं टेस्ट में उसके भी ब्रेन से वही एलियन इम्प्लांट मिलता है, जो कि शिप पर साशा के ब्रेन में मिला था। यानी कि अब हार्पर पर भी एलियंस ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। और अब जब एरिक हार्पर से मिलने जाता है, तो वो एरिक से कहती है कि उसकी बेटी की हेल्थ के लिए वे एलियन सॉरी हैं और उस आर्टिफैक्ट के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो उसकी बेटी को ठीक कर दें। मगर आगे एरिक हार्पर से कुछ भी पूछ पाता उसके पहले ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है। वहीं स्पेस में अब तक निको और क्रू मेंबर्स फाइनली इतने सारे खतरों का सामना कर उसी एलियन प्लेनेट पाइकेनेस तक पहुंच ही चुके थे, जहां एआई विलियम उन्हें बताता है कि इस ग्रह से भी उसे सेम पृथ्वी वाले आर्टिफैक्ट के स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आ रहे हैं। अब ये प्लेनेट उन्हीं एलियंस का था, तो यहाँ खतरा हो सकता है और इसीलिए निको अब गैस और एक पायलट के साथ चुपचाप से इस प्लेनेट पर लैंड करने का प्लान बनाती है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि उन्हें इस प्लेनेट पर क्या क्या मिलने वाला है और वे एलियंस हम इंसानों से कितने ज्यादा पावरफुल हैं। सोनी को कहती है कि अगर उन्हें कोई रिप्लाई ना आए तो वे शिप की न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर इस पूरे ही प्लेनेट को उड़ा दे और वे इंसानों की सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं उठा सकते। अब निको और कैस के जाने के बाद साशा, जो कि एलियन कंट्रोल में था, अब वो फिर से बेकाबू हो जाता है और यहाँ से पहली बार हमें उस एलियन रेस का नाम पता चलता है जिसने कि वो आर्टिफैक्ट पृथ्वी पर भेजा। और यहाँ साशा उन्हें अकाया नाम से बुलाता है। अब ये एलियंस अकाया ही थे जिनके की आर्टिफैक्ट इतने सारे ग्रहों पर हैं। अब साशा के बेकाबू होने के बाद क्रू को उसे मारना ही पड़ता है और फिर वे उसके ब्रेन से उसे एलियन इम्प्लांट को निकाल लेते हैं और पाते हैं कि इस इम्प्लांट में इनफाइनाइट पावर है और ये हम इंसानों के किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के जैसा ही है। जैसे कि हम प्रोग्राम से कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही इसे जीवों तक को कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर निको और कैस फाइनली एलियन प्लेनेट की उसी जगह पर लैंड कर चुके थे जहाँ से उन्हें अर्थ के आर्टिफैक्ट को सिग्नल्स मिल रहे थे। मगर सरप्राइजिंगली अब ये प्लेनेट कुछ ज्यादा ही शांत था, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। वही सिग्नल्स का पीछा कर अब वे गुफा तक पहुँचते हैं, जहाँ पहली बार उन्हें एक एलियन जीव दिखाई देता है जिसका की बॉडी स्ट्रक्चर इंसानों से तो काफी अलग था। मगर हैरानी वाली बात कि अब वो उल्टा निको और कैस को देख उनसे डरकर भाग जाता है। वहीं पास में ही दोनों को एक एलियन एआई भी मिलता है जो कि थोड़ा टाइम लेकर इंसानों की भाषा डिटेक्ट कर ही लेता है और उनसे उनकी ही भाषा में बात करने लगता है। और यहाँ से अब पूरी ही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जहाँ एआई निको को बताता है कि ये ग्रह उन एलियंस अकाया का होम प्लेनेट नहीं बल्कि एक दूसरा ग्रह जकार है। दरअसल रियल अकाया का होम प्लेनेट तो यहाँ से पूरे 400 लाइट ईयर्स दूर है और जो सिग्नल्स उन्हें
जहाँ से पृथ्वी पर मिल रहे थे वे उसी के जैसे आर्टिफैक्ट से मिल रहे थे जो अर्थ पर तो अब आया है, मगर यहाँ वो आर्टिफैक्ट 5 साल पहले ही आ चुका था और उस आर्टिफैक्ट के इस प्लेनेट पर आते ही वो सब जीवों को एक एक कर जान से मारने लगा, जिससे कि अब इस प्लेनेट की रेस लगभग खत्म हो चुकी है और जो कुछ थोड़े बहुत बचे भी हैं वे इन जैसी गुफाओं में छुप कर रहने पर मजबूर हैं, जहाँ AI उन्हें आगे बताता है कि अकाया आर्टिफैक्ट जहाँ और जिस ग्रह पर भी जाते हैं वहाँ सिर्फ तबाही ही फैलती है और अगर उनका एक आर्टिफैक्ट पृथ्वी पर ऑलरेडी आ चुका है तो बहुत देर हो चुकी है और अब पृथ्वी का तबाह होना तय है, क्योंकि ये अकाया एलियन रेस यूनिवर्स के सारे ही ग्रहों से अपने अलावा हर जीवन को खत्म कर देना चाहती है ताकि वे यूनिवर्स में अकेले ही बचे और सारे ही रिसोर्सेज उन्हीं के हों, जिसे कि सुन निको और कैस दोनों ही काफी डर चुके थे, जहाँ वे और ज्यादा जानने के लिए अब बाहर मेन सिटी में भी जाते हैं जहाँ की पूरी सिटी तबाह हो चुकी थी, वहाँ अब कोई नहीं बचा था। यहाँ हड्डियों के ढेर के अलावा और कुछ नहीं था जो कि कभी इस ग्रह के मूल निवासी हुआ करते थे और उनके स्केलेटन को देखने पर अब दोनों पाते हैं कि उन सभी में भी वही एलियन इम्प्लांट लगाए गए थे जो कि उनके साथी साशा के ब्रेन से उन्हें मिला था, यानी कि इस आर्टिफैक्ट से ये इम्प्लांट सभी के ब्रेन में पहुंच गए और सब उन एलियंस के कंट्रोल में आकर एक दूसरे को ही मारने लगे। अब निको ये सब देखकर फैसला करती है कि उन्हें जल्द से जल्द पृथ्वी पर वापस जाना होगा और सभी को सच्चाई बतानी होगी, जिससे कि हम इंसान आने वाली जंग की तैयारी कर सके। वहीं वापस आने से पहले निको वापस एक केव में जाती है और उसी एलियन AI के थ्रू अब उस एलियन से कहती है कि वे जाने से पहले उस आर्टिफैक्ट को तबाह कर सकते हैं जो कि अकाया ने उनके प्लेनेट पर लगाया हुआ है, जिससे कि जो कुछ थोड़ी बहुत यहाँ की रेस बची हुई है कम से कम वे तो बाहर आराम से रह पाएंगे। और वो एलियन अब उसके लिए हाँ कह देता है और कहता है कि अगर वे ये कर पाए तो वे इंसानों के हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहेंगे। अब निको ऊपर शिप को ऑर्डर देती है जहाँ शिप कैपेबल तो था ही और वे उस आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय कर ही देते हैं। वहीं ये पृथ्वी वासियों की ओर से अकाया के लिए एक मैसेज भी था कि हमारे पास भी उनसे लड़ने की ताकत है। वैसे भी इंसानों ने चाहे कुछ और बनाया हो या ना बनाया हो, कम से कम लड़ाई के हथियार तो सबसे बढ़िया बनाए ही हैं। यहाँ अब निको और कैस वापिस से शिप पर आते हैं तो वहीं पृथ्वी पर एरिक अब काफी ही परेशान था क्योंकि उसकी बेटी की हालत बिगड़ती ही जा रही थी और चूंकि उसे हार्पर से भी मिलने को मना किया गया था तो अब वो उससे चुपके से मिलने जाता है और हार्पर से कहता है कि उसे अपनी बेटी को कैसे भी करके बचाना है और अब उसकी इस मदद के बदले में हार्पर खुद को वहाँ से बाहर निकलवाने को कहती है। सो एरिक अब अपनी बेटी के लिए उसे अपना सिक्योरिटी ID कार्ड दे उसे वहाँ से निकाल ही देता है और बदले में हार्पर उसे बताती है कि वो अपनी बेटी को लेकर आर्टिफैक्ट में दोबारा जाए जहाँ काया उसे ठीक कर देंगे। अब हार्पर वहाँ से बाहर निकल जाती है और चूंकि वो एक सोशल मीडिया रिपोर्टर थी और उसके काफी सारे फॉलोअर्स भी थे तो वो अब एक वीडियो को हर ओर पोस्ट कर देती है जिसमें कि वो सभी को कह रही थी कि वो आर्टिफैक्ट के अंदर एलियन से मिली है और यहाँ वे एलियंस पृथ्वी पर हम इंसानों की मदद के लिए ही आए हैं और वे सबके दुख दर्द दूर कर देंगे, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस हम इंसानों को उन एलियंस को अपने पृथ्वी पर सब कुछ कंट्रोल करने देना है। अब यहाँ से चूंकि हार्पर एलियंस के कंट्रोल में थी तो उससे ऐसा इसलिए बुलवाया जा रहा था ताकि इंसान एलियंस पर भरोसा कर ले और उनके खिलाफ कोई कदम ना उठाए, जबकि स्पेस में अब निको और सारा ही ग्रुप वापस से पृथ्वी की ओर निकलने ही वाले थे कि आगे से उन्हें अब 4 एलियन शिप्स आते हुए दिखाई देते हैं, मगर वे उनके लिए नहीं आए थे और वे आगे जाकर अब उसी प्लेनेट जकार जिस पर अभी कुछ देर पहले ही निको और उसके क्रू ने उनके आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, अब अकाया उस पूरे ही प्लेनेट को उड़ा देते हैं, जहाँ निको उनके लिए काफी बुरा महसूस कर रही थी कि एक पूरी ही रेस को इस अकाया ने खत्म कर दिया, जहाँ से अब उन्हें पृथ्वी पर जा अकाया से जंग की तैयारियां करनी थी। और इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ अनदर लाइफ सीरीज का पहला सीजन यही खत्म हो जाता है। अब इसका दूसरा और फाइनल सीजन जल्द ही चैनल पर आने वाला है, तो उसके नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपको ये सीरीज कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में जरूर से छोड़ते जाएं। थैंक यू।